Hello everyone. Today we will begin with a new medicine, Calcarea carb. Calcarea carb के नीचे मैंने एक small ऐसे sentence लिखा है, once a child, always a child. इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि Calcarea carb के कुछ childish behavior, childish traits हैं, जो उसके साथ उसकी personality में ताउम्र रहते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, किस भी एज ग्रुप का हो वो, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो चाइल्डिश टेंट वो हमेशा थोड़ा ना थोड़ा झलकता ही रहता है, उससे वो कभी अपने आप को अलग नहीं रख पाता। और एमएल टाइलर ने अपनी बुक में कैलकेरिया का आपके चैप्टर में एक आइडम के साथ एक बात बोली है जो कि इस लाइन को थोड़ा जस्टिफाई करती है कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये एक मुहावरा है। इसका मतलब कैलकेरिया का आपके कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ इतना है कि अगर आप कैलकेरिया का आपको उसके बचपन में देखते हो, जानते हो, आप उसकी बचपन की पर्सनैलिटी ट्रेट्स को समझते हो, तो उसको कभी भी आप एडल्ट लाइफ में, उसके एडल्टहुड में मिस नहीं कर सकते या मिस नहीं कर पाओगे। इफ यू नो द कैलकेरिया कार्ब इन इट्स चाइल्डहुड, इफ यू नो its personality traits of its childhood, you will seldom miss the calcaria in a adult. ये उनका मतलब था इस लाइन से। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। इट इज फर्स्ट प्रूव बाय डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, वी ऑल नो दिस। लेकिन सैमुअल हैनेमन ने जो सबसे पहले कैलकेरिया की प्रूविंग करी वो एक क्रूड सब्सटेंस के साथ करी थी, दैट इज कैलकेरिया एसिटिका। उन्होंने पहली बार कैलकेरिया की मिडल मिडल लेयर को यूज नहीं किया था, रेदर उन्होंने एक पूरे का पूरा ऑयस्टर को ही क्रश करके उसको मेडिसिनल फॉर्म में कन्वर्ट करके विनेगर सॉल्यूशन में स्पेशली, और उसके बाद उसकी क्रूड सब्सटेंस के साथ ही प्रूविंग करी थी विदाउट पोटेंटाइजेशन। इसीलिए इसका नाम शुरू में कैलकेरिया एसिटिका पड़ा, क्योंकि वो एक विनेगर सॉल्यूशन में प्रिपेयर था, एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में। तो पहली बार जो मटेरिया मेडिका प्यूरा में जो प्रूविंग के सिम्टम हमें मिले वो कैलकेरिया कार्ब के नहीं थे, वो कैलकेरिया एसिटिका के थे। एसिटिका इसलिए क्योंकि वो एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में प्रिपेयर किया गया, और प्रेसिपिटेशन के बाद जो क्रूड सब्सटेंस बचा उसको हैनेमन सर ने अपनी प्रूविंग में यूज किया। मटेरिया मेडिका प्यूरा में आपको टोटल 270 सिम्टम्स कैलकेरिया एसिटिका के मिलते हैं, जिसको बाद में हैनेमन सर ने अपनी क्रॉनिक डिजीज में कैलकेरिया कार्ब की प्रूविंग में साथ में मेंशन करें, ऐसे डैश के साथ, कि जो कैलकेरिया एसिटिका की प्रूविंग में आए थे वो ऐसे डैश के साथ उन्होंने हाईलाइट कर दिए, और कैलकेरिया कार्ब की जो प्रूविंग के सिम्टम्स थे वो तो थे ही। तो क्रॉनिक डिजीज में अल्टीमेटली हैनेमन सर ने मिडल लेयर का यूज किया था, ऑयस्टर शेल की, which is in between outer and inner hard layer of a oyster। तब उन्होंने मिडल लेयर का यूज किया, देन इट इज नेम्ड एज कैलकेरिया का, और इसके प्रूविंग के सिम्टम क्रॉनिक डिजीज में मेंशन। इंट्रोडक्शन में आगे चलते हुए एक एमएल टाइलर का एक और कोटेशन मुझे जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और बहुत ज्यादा प्रिसाइज लगता है कैलकेरिया पढ़ते हुए उसको समझने के लिए, वो मैंने उनकी बुक से डायरेक्ट ही कोट किया हुआ है कि एमएल टाइलर यूज्ड टू से दैट कैलकेरिया हैज फैट विदाउट फिटनेस, sweating without heat, bones without strength, and tissues of plus quality and minus quality. Sorry, tissues of plus quantity and minus quality. These lines are self-explanatory. इसमें कुछ ऐसे समझाने की जरूरत नहीं है या कोई ऐसा बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। We all know that Calcarea has fat accumulation बहुत ज्यादा है, uneven है, but it is not toned, फिट नहीं है, मस्कुलर नहीं है, वो फैटी है, फ्लैबी है, वह फिट नहीं है। स्वेटिंग होता है बट कोल्डनेस के साथ, हीट नहीं होता। दिस इज स्ट्रेंज, क्योंकि हीट आएगा उसके बाद परस्पायरेशन आना लास्ट, बट स्वेटिंग हो रही है बट सरफेस इज कोल्ड टू टच। ही हैज बोन्स बट उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस है।
और इतना इतना अबंडेंस में उसके पास टिश्यू है, बहुत क्वांटिटी में है, बट उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं लैक करती है। उसके ब्लड में कैल्शियम तो बहुत है, बट वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, एसिमिलेट नहीं हो पाता है। फैट तो बहुत है, स्टिल उसको वो गर्मी नहीं दे पाता। कैलकेरिया कार्ब इज वेरी चिलिंग। हाँ, और फैट तो है, चर्बी तो चढ़ी हुई है, बट इट इज नॉट अगेन टोन्ड। तो क्वांटिटी तो बहुत है, प्लस में है, बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी क्वालिटी कुछ नहीं है। तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोटेशन which is given in the book of Emil Tyler, Drug Pictures. It is very beautiful line that is why I have quoted it here, and it is very self-explanatory. और देखा जाए तो इन्हीं लाइंस में कैलकेरिया का आपको आप समझ सकते हो काफी हद तक। इसी के साथ लेट्स बी प्रोसीड फर्दर। नाउ पर्सनालिटी ट्रेट्स में कैलकेरिया के माइंड और पर्सनालिटी में जाने से पहले थोड़ा मैंने फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट इसमें ऐड करने की कोशिश करी है, इसको हम थोड़ा सा एक बार टच करेंगे और फिर आगे जाएंगे। वी ऑल नो द रोल ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी, कितना इंपॉर्टेंट है हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी को ये बैलेंस और मेंटेन करने के लिए, एक इक्विलिब्रियम की स्टेट मेंटेन करने के लिए कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कुछ 3-4 बहुत मेजर मेजर एक रोल मुझे जो नजर आते हैं, उसमें से पहला जो इंपॉर्टेंट रोल है कैल्शियम का हमारी बॉडी में, दैट इज इट हेल्प्स इन बोन एंड टीथ ग्रोथ और डेवलपमेंट। वी ऑल नो दिस। सेकंड, इन एवरी न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस, मसल्स चाहे वो स्मूथ मसल्स हो चाहे वो कार्डियक मसल्स हो, बिकॉज वी ऑल नो when we used to read physiology in first year, तब हम एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टाइप एक कंसेप्ट पढ़ते थे। उसमें हमें पता चलता था कि कैल्शियम गेट्स होते हैं, कैल्शियम वहां पे अटैच होता है, उसके बाद एसिटाइल कोलिन उसको नर्व एंड में आगे जाएगा, उसकी वजह से जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है। तो मसल की टोनिसिटी सही रहे और मसल कॉन्ट्रैक्ट सही से कर पाए, इसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंस। एंड अल्टीमेटली जो ग्रोथ है, सेल डिविजन एंड ग्रोथ, उसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। सो तीन मेजर अगर हम कैल्शियम के रोल की बात करें, तो पहला बोन्स एंड टीथ में, दूसरा न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस में, तीसरा सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। और अगर हम इस फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट को एनालाइज करें और अपनी जो सोर्स बुक्स है, अपनी जो मटेरिया के लिटरेचर है, उनको उठा के अगर कंपेयर करें, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि काफी सारे सिम्टम्स जो प्रूविंग्स में आए हैं, जो प्रूविंग्स में दिखे हैं, जो मटेरिया के लिटरेचर में हमें मेंशन, हमारे पास मेंशन्ड है, वो हमें इस फिजियोलॉजिकल एंगल से समझने को मिल जाता है। जैसे कि डीलेड वॉकिंग है, तो बोन्स की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई, उसमें स्ट्रेंथ नहीं आ पाई सही से। डिलेड टीथ है, क्यों टीथ में है? क्योंकि फ्लोराइड फॉस्फोरस के अलावा कैल्शियम का भी बहुत ज्यादा रोल है टीथ की डेवलपमेंट में, तो हमें दिखता है डिलेड माइलस्टोन्स। तो वो मटेरिया का लिटरेचर, और अगर हम फिजियोलॉजिकल एंगल एस्पेक्ट से कैल्शियम के रोल को पढ़ते हैं, तो काफी चीजें हमें इसी डॉक्ट्राइन से समझ आ जाती है कि वो यहाँ पर है, इसका लॉजिक ये है, इसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है, तो वो वहां सिम्टम भी ऐसा आया। तो अगर हम डायनेमिक फॉर्म में उस मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हैं इन द पेशेंट्स in which it is indicated, it is very important. If there is no indication of कैलकेरिया का, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो डिलेड माइलस्टोन्स हैं या जिनके दांत सही से आ नहीं रहे हैं या बोन वीक है, चलना लेट सीख रहे हैं, तो वो कैलकेरिया ही होंगे। If it is indicated according to the given totality of a case. So physiological aspect of drug is very important in understanding many important symptoms given in our literature of materia medica. So let's go further.
तो पर्सनालिटी ट्रेट्स, जब हम कैलकेरिया की बात करते हैं तो मैंने कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स को सिलेक्ट किया है। उसमें से सबसे पहले मैंने स्लोनेस को इंपॉर्टेंस दी है, बिकॉज स्लोनेस इज वेरी peculiar aspect of Calcaria personality. Even it is a core of Calcaria personality. So Calcarias are very slow. Slow in its growth. जैसे कि अभी हमने बात करी थी पीछे कि टीथ और बोन्स का स्लो होता है डेवलपमेंट, ग्रोथ स्लो हो रही है, ग्रोथ जो है वो रिटार्डेड है, स्टंडेड है। बोन्स जो है वो टेढ़ी मेढ़ी ग्रो कर रही हैं या ग्रो नहीं कर रही प्रॉपर से। तो ये तो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट पे था हमारा ग्रोथ का देखना। बट कैलकेरियाज आर इन जनरल स्लो। उनकी जो ग्रोथ है वो फिजिकल एस्पेक्ट पे भी डिलेड है, स्लो है, और मेंटल एस्पेक्ट पे भी स्लो है। कैसे कि ऐसे बच्चे जिनको चीजें बहुत जल्दी समझ नहीं आती, जैसे कि दे हैव वेरी स्लो कॉम्प्रिहेंशन, वेरी डिफिकल्ट कॉम्प्रिहेंशन। उनको चीजें जब तक 3-4 बार उनको ढंग से बता ना दो तब तक उनके दिमाग में वो बैठती नहीं है। बैठ भी जाती है तो उसको भी प्रोसेस करने में उनको बहुत समय लगता है, और उसको उनके थॉट्स को उनको चैनलाइज करने में भी बहुत समय लगता है। ये अगर कलकेरिया से आप कुछ फटाक से पूछ लो तो उसके थॉट्स इतने रैपिड नहीं होते कि वो तुरंत ही आपको कुछ जवाब दे देगा। उसको थोड़ा समय लगेगा, पहले वो एब्जॉर्ब करेगा चीज को, फिर अडेप्ट करने की कोशिश करेगा, फिर सोचेगा, फिर वो रिएक्ट करेगा। ऐसा कॉफी की तरह क्विक ब्रेन नहीं है, ऐसे ओपीएम की तरह क्विक ब्रेन नहीं है, लैक्टेसिस की तरह क्विक टू एक्ट नहीं है कि अभी फटाफट से दिमाग में थॉट्स आया और इम्प्लीमेंट कर दिया। उसको समय लगता है, बिकॉज ही स्लो इन हिज थॉट्स। सोचने में बहुत बहुत उनको समय लगता है, बहुत धीरे उनको आइडियाज आते हैं, बहुत बहुत उनको क्रिएटिव आइडियाज में बहुत समय लगता है। अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो उनको उनको सॉल्यूशन निकालने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि उनका दिमाग जो है वो उतनी तेजी से प्रोसेस नहीं कर पाता है चीजों को, थॉट्स को प्रोसेस नहीं कर पाता है। इसीलिए कैलकेरिया जो बच्चे होते हैं, कैलकेरिया जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी मैथमेटिक्स बहुत स्लो होती है और बहुत वीक होती है। तो जमा घटा गणित गुना थोड़ा छोटा मोटा मिल जाए तो ठीक है, जहां कॉम्प्लेक्स आए वहां वो फेल हो जाता है। तो कैलकेरिया का हमें इस रूब्रिक में मिलता है मैथमेटिक्स इन एबिलिटी 4, क्योंकि वो लेकेसिस की तरह ऐसे शकुंतला देवी नहीं है कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को ऐसे मिनटों में यूं सॉल्व कर दिया। इतना उनका दिमाग नहीं तेज चलता है जैसे लेकेसिस, ओपियम, कॉफिया, इन सब मेडिसिन में हम देखते हैं। बहुत स्लो स्लो चलता है, उनको समय लगता है कि 8 × 8 कितना होता है, वो उतना ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतने लेकेसिस का स्टूडेंट अपना अपना डेरिवेशन, अपना आंसर निकाल के फॉर्मूला लगा के दे भी दिया। कैलकेरिया का आपका बच्चा अभी बैठा हुआ है, अभी वो फॉर्मूला याद कर रहा है, लगा रहा है, बिठा रहा है, अब ऐड कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, टाइम लेगा उसको। तो ये बच्चे जो होते हैं, जब क्लास में कोई क्विज होती है तो इन बेचारों को पहले क्वेश्चन थोड़ा लेट समझ आता है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इनको लग जाते हैं उसको अडेप्ट करने में, उसको कॉम्प्रिहेंड करने में। फिर जब वो एक्ट करते हैं, जब वो बोलने लगते हैं, वो भी प्रोसेस उनकी स्लो है। तो कैलकेरियाज उन क्विज में कभी भी नहीं जीत सकते जिनमें आपको बिल्कुल एज पे रहना पड़ता है। अभी सायरन दबाया, अभी आपने टैप किया, अभी बजाई और आंसर देना फटाक से, नहीं। ऐसे कॉम्पिटिशन्स में कैलकेरिया ना तो कभी पार्टिसिपेट कर पाते हैं ना वो करते, क्योंकि उनको अपनी लिमिटेशंस पता है। तो दे आर वेरी स्लो टू एक्ट। उनके थॉट प्रोसेस बहुत स्लो रहता है, सोचते रहते हैं, बहुत धीरे धीरे चीजों को उनको याद कर पाते हैं, बहुत धीरे धीरे चीजों चीजों की उनको समझ आती है। उनको अगर कोई स्कूल में कोई टॉपिक अगर उनको पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज में उनको कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है,
इवन ट्यूशन में उनको कुछ पढ़ाया जा रहा है, या कोई बड़ा भी है, अगर उसको कोई बात किसी ने समझाई है, कोई बिजनेस के बारे में कोई बात है, कोई डील करी है, कोई केस के बारे में कोई उनको सीनियर उनको बता रहा है, समझा रहा है, तो उनको वो बात उस समय समझ नहीं आती है पूरे। फिर वो अपना जाते हैं घर में, कंफर्ट जोन में बैठते हैं, किताब निकालते हैं और टाइम लेते हैं। फिर उन्हें बाद में समझ आता है, अच्छा सर ये कह रहे थे, अच्छा ये जो पेशेंट ये बोल रहा था इसका मतलब ये होता है, अच्छा ये इसमें ये लिखा है, अच्छा ये मतलब था इसका। उतने में वहां पे जो ग्रुप में और बच्चे थे उनको समझ आ गया, उन्होंने रिलेट कर लिया, उन सर ने या उनके सीनियर ने, किसी ने भी उनको उनको बताया कि ये लॉजिक है इसका, ऐसा इसने इसलिए किया है। लेकिन वो जो कैलकेरिया था, वो क्योंकि उसका कॉम्प्रिहेंशन इतना फास्ट नहीं है, तो उसको समझ तो आएगा, लेकिन औरों के मुकाबले थोड़ा लेट। अब उसको बिजनेस में समझ तो आ रहा है कैसे करना है, लेकिन उसको दो तीन बार किसी से सलाह ज्यादा लेनी पड़ती है। वो इतनी जल्दी चीजों को अडेप्ट नहीं कर पाते। दे आर स्लो टू अडेप्ट, स्लो टू एक्ट, स्लो टू प्रोसेस। तो जब उनका थॉट स्लो है, उनके आइडिया स्लो है, उनको समझ लेट आता है, उनका कॉम्प्रिहेंशन स्लो है, तो उनके डिसीजंस भी अल्टीमेटली स्लो ही रहेंगे कि ये करूं कि ना करूं। बहुत इनडिसिसिव रहते हैं वो, ये करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, इसी में फंसे रहते हैं। और डिसीजन ले भी लिया एक बार, अपने से तो मुश्किल से ले पाते हैं, किसी से अगर पूछ के ले भी लिया, सलाह ले भी ली, सपोर्ट ले भी लिया, उसके बाद भी उसको इम्प्लीमेंट करने में, उस पर अमल करने में उनको और टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि अब डिसीजन आ गया तो चलो अब एक्ट करते हैं, नहीं। बिकॉज क्या है, वो इंडोलेंट है, ल्यूकोफ्लेग्मेटिक है, लिम्फेटिक है, लेथार्जिक है। हम पढ़ते हैं ना, फैट स्लेबी इंडोलेंट। पैसिव रहना चाहता है वो, एक्टिवली चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। बैठे हैं जी, टीवी का रिमोट पकड़ा दो, अरे उठ के ले ले, अरे एनर्जी नहीं है उनके अंदर। बॉडी में फैट तो है, जो कि अभी शुरू में हमने बात करी थी, बट फिट नहीं है, दे आर नॉट फिट। सो लाइक दे आर नॉट फिट फॉर एनी बिजनेस। ऐसे कभी कभी हम बोल देते हैं कुछ मेडिसिन को लेके। तो उनको ऐसा नहीं कि वो फिट होना नहीं चाहते, उनको समय लगता है, कैलकेरियाज को बहुत समय लगता है। लेकिन जब एक बार वो कर लेते हैं तो फिर वो आगे आएगा कि जब वो वाली स्टेट में वो कैसे करते रिएक्ट, कैसे वो चले जाते, कैसे वो बन जाते हैं। लेकिन इनिशियली कैलकेरियाज को बहुत दिक्कत होती है, कुछ काम शुरू करने में उनको बहुत दिक्कत होती है, उनको एक स्टार्टअप लेने में बहुत बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो डिसीजन समय पे नहीं ले पाते, एक तो बहुत स्लो रहते हैं, चीजों को प्रोसेस बहुत धीरे करते हैं। टीचर ने कुछ समझा दिया, किसी ने कोई बात समझा दी, वो समझ नहीं आती, उनके दोस्त आसपास में बोलते हैं, अरे यार तेरे को समझ नहीं आती यार, एक बार में कितनी बार रिपीट करना पड़ता है, तो फिर वही गलती कर देता है। या कोई कोई चीज है, कोई टीचर क्लासरूम में, कोई कोई लेक्चरर है, वो कुछ डिक्टेट करवा रहा है, कुछ लिखवा रहा है बच्चों को, कुछ बोर्ड से कह रहा है कि आप, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, अभी आप इसको लिख लो अपनी नोटबुक में। तो कलकेरियाज हमेशा ऐसे होते हैं, जो कि ऐसे बच्चे रहते हैं कि जब टीचर वो चीज मिटा देता है, तब तक भी वो उन्होंने लिखा नहीं होता, और वो हमेशा इस फिराक में रहते कि यार टीचर को बोले कि मैम अभी, सर हमने अभी लिखा नहीं है, आप मिटाओ मत, क्योंकि वो बहुत उनके एक्शंस भी बहुत स्लो रहते हैं। धीरे धीरे खाना खाएंगे, धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे लिखेंगे, बोलने में धीरे हैं। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी स्लो इन कैलकेरिया। तो ऐसे बच्चे जो कभी भी अपना काम समय पे पूरा नहीं कर सकते, इनका हमेशा नोटबुक जो है लेट सबमिट होगा, कहीं ये पार्टी में लेट पहुंचेंगे, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये लेट पहुंचेंगे, स्लो है। कोई होगा उसकी डेली सुबह की ये वाली मेट्रो मिस हो रही है, कितना भी कोशिश कर लो सर, नहीं हो पाता, पता नहीं कैसे ना कैसे मैं लेट हो ही जाता हूँ। कुछ ना कुछ तो अड़चन आ ही जाती है। अड़चन कुछ नहीं, वो उनकी बॉडी का ही खेल है सर, वो बस मिस हो जाएगी। टीचर ने बोला है कि ये कल तक इतना कर लेना,
तो टीचर को जाके बोलेंगे मैम एक दिन का समय और तो दो कम से कम। तो कभी भी टाइम पे अपना काम पूरा नहीं कर सकते, या टाइम पे जो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करते, टाइम पे कोई चीज सबमिट नहीं करते, कोई भी मीटिंग हो, कुछ भी इनको डॉक्यूमेंट हो, कुछ प्रेजेंटेशन हो, कुछ प्रेजेंट करना है। इवन कैलकेरियाज आर वेरी गुड प्रोकास्टिनेटर्स, क्योंकि मैंने बोला ना कि इनको चीजें स्टार्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है, स्लो बहुत होते हैं और स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत आती है, हेजिटेशन बहुत रहती है, तो टालते रहते, कल करेंगे यार, कल करेंगे यार। बहुत धीरे धीरे अपना मन बना पाते हैं, इस चीज को लेके भी बहुत धीरे धीरे इस डिसीजन पे आएंगे, हाँ चलो अब ले लो। वो भी कोई दो चार दोस्त, दो चार कोई घर वाले, इनके फैमिली वाले पुश करते हैं, अरे भाई करो यार अब। जब तक धक्का नहीं आता, जब तक वो पुश नहीं आता है, तब तक ये कुछ नहीं करते, इनिशिएटिव लेते ही नहीं। तो ऐसे टीचर पढ़ा रही है, डिक्टेट कर रही है, अब टीचर की पेस के साथ तो कॉप विद कर नहीं पा रहे हैं, अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, तो साथ में जो दोस्त बैठा है उसकी नोटबुक से ही लिख रहे हैं, क्योंकि टीचर तो पेस से बोल रहा है अपने। अब और बच्चों को वो नहीं लग रहा कुछ की पेस है, लेकिन इसको बहुत लग रहा है, क्योंकि ये स्लो है, और स्लो इसको कॉम्प्रिहेंड करता है, और धीरे ही ये लिखता है। तो इसको हमेशा अपने दोस्त की नीड पड़ेगी, अरे यार तू ये दिखा दे। अब वो दोस्त कहेगा यार मैंने पेज आगे पलटना है, तू अभी यहीं पर है, तो कल के लिए हार के कहेगा अच्छा चल यार तू पहले लिख ले, मैं तेरी नोटबुक घर ले जाऊंगा, कल मेरे से ले लियो। वो कहेगा यार तेरा रोज का यही काम है, तेरा रोज का यही काम। कोई चीज समझ नहीं आई तो बोलेंगे नहीं, वो क्यों नहीं बोलेंगे, वो आगे आएगा, लेकिन समझ नहीं आता जल्दी, और बोलते भी नहीं है। किसी यार दोस्त के साथ बैठे हैं, कोई जोक मार दिया किसी ने, कोई सार्केज्म कह दिया किसी ने, है ना, कोई ऐसा नुक्ता सुना दिया, तो सबको समझ आ चुका है, सब हंस चुके हैं, इनको थोड़ा देर में समझ आया, फिर सब इन पे हंसते हैं। तो चुटकुला ही नहीं समझ आ रहा है तो ट्यूबलाइट है क्या, जैसे हम बोलते हैं मजाक में लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा कल केरिया सर ट्यूबलाइट, हो सकता है वो कोई और मेडिसिन भी हो सकता है वो बेराइटा हो, ये सारे जो ट्रेड्स हैं वो बेराइटा में भी होंगे, वो भी ऐसा ही रहेगा, उसको भी लेट समझ आता है, ये होता है बार बार गलती करता है, सेम गलती बार बार करता रहता है, और इनडिसिसिव रहता है बहुत ज्यादा। लेकिन उसके अपने अलग बहुत फीचर्स हैं जिसमें हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं आगे चलते। लेकिन कैलकेरियास की जो एक कोर, एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, वो स्लोनेस है उसका। जैसे कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि कोई भी काम को बड़ा धीरे से उसको देते हैं, धीरे धीरे एफर्मेशन आता है उनकी बॉडी में, उनके माइंड में बहुत धीरे धीरे एफर्मेशन आता है, हाँ चलो ये काम कर ले, हाँ ये चीज समझ बहुत धीरे आ रही है, आ रही है, ऐसा नहीं है नहीं आएगी, आएगी, लेकिन बहुत धीरे आती है, देर से आती है। अगर एक बच्चे को 2 बार समझाने में आ जाती है, तो इनको 3-4 बार लग जाते हैं समझने। तो टीचर पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कंप्लेन करते हैं कि आपका बच्चा जो है वो इतनी जल्दी, उसको कितना भी समझाओ उसके पीछे पड़े रहो, वो समझता नहीं है सर, उसको जल्दी पता नहीं समझ नहीं आता, आप इसकी ट्यूशन लगवाओ, आप इसकी काउंसलिंग करवाओ, ये थोड़ा डल रहता है, बहुत बहुत धीरे रिएक्ट करता है ये। अब उसकी मम्मी टीचर से कंप्लेन कर रही है कि ये जो, मेरे को ये बताओ कि लंच टाइम होता है, आप इस पे नजर नहीं रखते हो, ये हर बार जो रोटी है वो घर ले आता है आधी बचा के, या कभी थोड़ी बचा के ले आएगा, और घर पे मैं इसको देती हूँ तो ये तो बढ़िया से मेरे बेटे को भूख लगती है, मेरे बच्चे को भूख लगती है। स्कूल में ऐसा क्या होता है कि इसको घर पे खाना बचा लिया? तो बोलते हैं कि मैडम ये तो सबके साथ खाना खाता है, लेकिन पता नहीं इसको खाना खाने में इतना टाइम लगता है, सारे बच्चे खाना खा जाते हैं अपने, इवन इसके इसके टिफिन से भी बच्चे खाना शुरू कर देते हैं अपना खा के, फिर भी इसका खत्म नहीं, और लंच टाइम ओवर हो जाता है, तो फिर हमें बोलना पड़ता है टिफिन बंद कर दो, नहीं तो और बच्चे भी खाना शुरू कर देंगे, उनकी भी फिर डिसिप्लिन खराब हो जाएगा हमारे स्कूल का, हमारे क्लासरूम का। सो दे आर वेरी स्लो इन देयर एक्शंस, खाना धीरे खा रहे हैं, बोल धीरे रहे हैं, चल धीरे रहे हैं, एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है इनकी। ईच एंड एवरी कैलकेरिया इज स्लो यूजुअली, बट एस आर पाठक ने अपनी मटेरिया मेडिका में
कैलकेरिया सल्फ के लेक्चर में ये चीज मेंशन करी है उसके मेंटल एस्पेक्ट में, हरिड हरिड। सो सारी कैलकेरिया स्लो है लगभग, एक्सेप्ट कैलकेरिया सल्फ। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके साथ सल्फर जुड़ गया है। अब सल्फर खुद ही इतना एनर्जेटिक है, इतना वॉल्केनिक है, उसको एक्टिविटी चाहिए, इधर उधर उछल कूद करते हैं सल्फर, इतने उनमें एनर्जी होती है, इतना जील होता है उनमें कि उस एनर्जी को उनको वेंट करना ही पड़ता है। इसलिए वो पूरा दिन खेलते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, खाना कम खाते हैं। उन्हें खाना खाने का समय ही नहीं है, सारा दिन खेलना कूदना, इधर उधर भागना, ये वो, जल्दबाजी बहुत। तो जब कैलकेरिया के साथ सल्फर जुड़ा तो उसका जो स्लोनेस है वो थोड़ा कम हो गया। और एसआर फाटक ने उसको अपनी मटेरिया में लिखा है, कैलकेरिया सल्फ आर हरिड। जल्दी 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 जल्दी। सो ऑल कैलकेरियाज आर स्लो एक्सेप्ट कैलकेरिया सल्फ। तो ये था इसकी स्लोनेस का थोड़ा कुछ पार्ट, कि उनकी ग्रोथ तो स्लो हो रही है, फिजिकल एस्पेक्ट में वो स्लो है डेफिनेटली, कि उनके दांत बहुत बाद में आ रहे हैं और बच्चों के कंपैरेटिवली, वो चलना लेट सीख रहे हैं, अपनी नेक होल्डिंग में उनको समय लगता है। लेकिन उनकी जो मेंटल ग्रोथ है वो भी धीरे होती है औरों के कंपैरेटिव, चीजें लेट समझ आती है, एक्शन वो लेट कर पाते हैं, चीजों चीजों पे अमल वो लेट कर पाते हैं, कोई चीज एक्ट वो लेट कर पाते हैं। एकदम से कोई अगर डेंजर आ गया, कोई अगर प्रॉब्लम आ गई, तो एकदम से वो एक्ट नहीं कर पाते, उनको थोड़ा समय लगता है वो समझने में भी, उसको भी कॉम्प्रिहेंड में उनको थोड़ा, उसको भी कॉम्प्रिहेंड करने में थोड़ा समय लगता है कि वाह ये क्या हो गया। अब थोड़ा उनका थॉट प्रोसेस स्लो चलेगा, फिर उनको समझ आएगा ये ऐसे हो गया है, अब उनको डिसाइड करना है क्या करना है। तो कैलकेरियाज आर वेरी स्लो। तो आप उनसे पूछो कि आप जो आप काम करते हो तो आपकी क्या स्पीड रहती है यूजुअली, दे विल टेल, या उनके जो अटेंडेंट आएंगे वो कहेंगे कि डॉक्टर ये इससे तो हम कुछ काम कराते ही नहीं है, उसको एक बार बोलो ना झाड़ू मारना है तो पता नहीं क्या है, ऐसे ऐसे बस धीरे धीरे यूं 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 करता रहता है, ऐसे ऐसे। इसकी जगह मैं हूं अगर, तो मैं 3 बार झाड़ू मार दूं कमरे में, इससे एक बार नहीं झाड़ू मारा जा रहा है। इससे हम कुछ काम लेते ही नहीं है इस चक्कर में। उसको बोलो कोई बाजार से सामान ले आ, तो आराम 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 से जाएगा, पता नहीं जैसे क्या हुआ, और आराम आराम से आएगा। अगर हमें कोई काम जल्दी करवाना होता ना तो हम इसको तो बिल्कुल नहीं बोलते। दिस टाइप ऑफ स्लोनेस इज फाउंड इन कैलकेरिया बिकॉज फैट है और फिट नहीं, इश्यूज हैं प्लस क्वांटिटी में, बट माइनस क्वालिटी। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब इसका एक दूसरा ट्रेट है पर्सनैलिटी, कि स्लो है, ठीक है पढ़ लिया वो हम स्लो। कैलकेरियाज आर वेरी फियरफुल, वेरी एंशियस। इवन एमएल टाइलर अपने फॉस्फोरस के चैप्टर में लिखती हैं कि अगर किसी पेशेंट में 2-3 से ज्यादा अगर फियर मिलते हैं, प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट फियर मिलते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो कॉन्स्टिट्यूशन या तो कैलकेरिया का हो सकता है या फॉस्फोरस का हो सकता है। ये एमएल टाइलर के वर्ड्स। उनके अकॉर्डिंग अगर किसी किसी बंदे में फियर, इतने इतने ज्यादा फियर मिलते हैं आपको, वो इतना फियरफुल मिलता है, उसमें दो तीन से ज्यादा फियर आपको किसी किसी चीज के लिए, अलग अलग चीजों के लिए मिलते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इधर कैलकेरिया का हो सकता है या फॉस्फोरस का हो सकता है, मतलब उसकी झलक हमें मिल जाती है। सो कैलकेरियाज आर वेरी fearful, they are very timid, they are very anxious, and they are very sensitive. Now हमने पीछे एक चीज बोली थी कि वो टीचर डिक्टेट कर रही है या वो लिख रहा है या टीचर कुछ बोल रही है, समझा रही है, और उसको वो फिर कहती है, बच्चों को कहती है, बच्चों को कहते हैं ना टीचर समझ आया, तो बच्चे कहते हैं हाँ 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 आगे आ गया। तो कैलकेरिया भी सबकी भेड़ चाल में साथ में बोल देते हैं हाँ हाँ समझ आ गया मैम। लेकिन टीचर को पता होता है कि किसको समझ आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा। उनको ये भी पता है किसको आया किसको नहीं आया समझ।
वो जानबूझ के ऐसे ही बच्चों को उठाएंगे, टीचर्स भी थोड़ा फन क्रिएट करते रहते क्लासरूम। वो जानबूझ के बेराइटा कैलकेरियास की कोई ज्यादा उठाते हैं, तो वो उठाएंगे ऐसे। मान लीजिए अगर वो चाइल्ड कैलकेरिया है तो उसको उठा दिया, हाँ भाई क्या समझ आया, तो वो बोल, क्योंकि बोल तो दिया सबके साथ, बोलना जरूरी था, क्योंकि नहीं बोलेंगे तो टीचर के नजर में आ जाएंगे। अच्छा तुम्हें नहीं आया था समझ, फिर टीचर कुछ पूछ लेगा, हाय टीचर कुछ पूछ ना ले। इसी वो एंजाइटी में ना तो कभी हाथ उठाते हैं, और अगर भीड़ के साथ कुछ बोलना हो तो फटाफट बोल भी देते हैं कि अलग से हाईलाइट ना हो हमें। अगर अलग से हाईलाइट हो गए तो टीचर फिर पूछ लेगा, उनको खड़ा करते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए वो, क्योंकि वो अंदर से बहुत एंग्शियस रहते हैं, कुछ पूछ ना ले कोई। और दे आर वेरी टिमिड ऑल्सो, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है उनके अंदर। इसीलिए वो जब टीचर डिक्टेट कर रही है, अगर वो ब्लैक बोर्ड टीचर ने पहले मिटा भी दिया तो वो कभी हाथ खड़ा करके, हैंड रेस करके टीचर को पॉइंट नहीं करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि मैम प्लीज मैंने अभी ये चीज लिखी नहीं है तो आप प्लीज इसको मत मिटाइए, या मैम थोड़ा धीरे डिक्टेट करिए। वो हमेशा अपने दोस्त को ऐसे करेंगे पुश, यार बोलना मैम को थोड़ा धीरे बोले, यार बोलना मैम को वो अभी रेज ना करे। खुद वो नहीं, कभी भी वो फ्रंट से काउंटर नहीं करते चीजों को। वो हमेशा किसी के साथ किसी को पुश करेंगे अपने बिहाफ पे बोलने के लिए, बिकॉज दे आर वेरी टिमिड। टिमिडिटी इज जस्ट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब मैंने यहाँ पे दो वर्ड का इस्तेमाल किया है, फियरफुल एंड एंग्शियस। पहले हम इसका एक मतलब समझ लेते हैं, फिर इसको कैलकेरिया के एस्पेक्ट में समझेंगे कि फियरफुल कैलकेरिया, एंग्शियस कैलकेरिया, व्हाट इज दिस, एग्जांपल्स के साथ। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है फियर, और एक वर्ड यूज हुआ है एंग्जाइटी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फियर एंड एंग्जाइटी? तो अकॉर्डिंग टू डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनेजमेंट 5, DSM-5, ये एक बुक है, इसमें फियर और एंजाइटी को डिफरेंशिएट किया हुआ है बहुत ही ब्यूटीफुल वे। वहां लिखा है कि एंजाइटी को जब भी हम किसी कॉन्टेक्स्ट, जब भी हम एंजाइटी यूज करते हैं किसी चीज के लिए, तो एंजाइटी में हमेशा एक ध्यान रखने वाली बात होती है कि इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू फ्यूचर। और एंजाइटी में कुछ जो थ्रेट है वो रियल नहीं, वो अननोन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आज से 2 दिन बाद किसी एग्जाम के लिए अपियर होना है, तो आपको 2 दिन बाद के लिए मन में ये एंजाइटी होगी कि ना जाने पेपर कैसा आ जाएगा, ना जाने वो टीचर क्या सवाल पूछ लेगा, ना जाने जो इंटरव्यूअर है वो क्या मेरे से पूछ ले, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो पता नहीं क्या होगा। अभी वो हुआ नहीं है, थ्रेट उसके सामने नहीं है, अभी वो अगले हफ्ते की बात है, अगले महीने मीटिंग है उसकी, लेकिन वो अभी से लेके उसके लिए परेशान है, अभी से वो चिंता कर रहा है। एंजाइटी को सिंपल हिंदी में चिंता लिखा गया, चिंता। अभी से वो चिंता कर रहा है, तो एंजाइटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू फ्यूचर थ्रेट। इसमें जो थ्रेट है वो अननोन है, इज नॉट रियल। इसीलिए हम जो पोइट्री में रूब्रिक लगाते हैं वो ये लगाते हैं, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट। हम ये तो नहीं लगाते ना, फियर चिल्ड्रन अबाउट, फियर फ्यूचर अबाउट। लेकिन व्हाट इज फियर? फियर इज ए रिस्पॉन्स टू रियल और परसीव्ड इमिनेंट थ्रेट। अब इसका क्या मतलब है? इसमें दो शब्द यूज हुए, रियल और परसीव्ड इमिनेंट थ्रेट। इमिनेंट का मतलब होता है राइट नाउ, विच इज ओवरहैंगिंग, ओवरहैंगिंग मतलब जो आपके सर पे खड़ा है। इमिनेंट इज विच इज राइट नाउ, ओवरहैंगिंग योर हेड, अभी जो बिल्कुल आपके सामने है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं इस डेफिनेशन का। फॉर एग्जांपल, आपको किसी जानवर से डर लगता है, कुत्ते से डर लगता है, या किसी भी जानवर से डर लगता है,
और वो आपके सामने आ जाए, तो अब आपको एंजाइटी थोड़ी होगी, क्योंकि थ्रेट तो आपके सामने है ना। अब आपको डर लगेगा। अब जो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स आएगा वो एक रियल थ्रेट के होने की वजह से है। अगर आप फर्ज करो घर में हो और अब आप ये सोच रहे हो कि मैं परसों अगर वहां से निकलूंगा और अगर वहां कुत्ता हुआ और अगर उसने मुझे काट लिया, तो अब आप उससे डर नहीं रहे हो, अब आप उसके लिए एंशियस हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप फ्यूचर के लिए कंसर्न हो कि उस दिन मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। लेकिन अगर उस समय आप वहां से चले जाओगे तो वो एंजाइटी, अगर कुत्ता सामने आ गया तो वो फियर में कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज इट इज ए रिस्पॉन्स टू रियल और परसीव्ड। अब परसीव्ड कैसे? तो मान लीजिए वो कुत्ता आपके सामने नहीं है, लेकिन आपने दूर से उसके भौंकने की आवाज सुन ली। नाउ यू हैव परसीव्ड कि ये तो वही कुत्ता है जो भौंक रहा है, तो फटाफट भागोगे आप। नाउ इट इज ऑल्सो ए रिस्पॉन्स टू ए परसीव्ड इमिनेंट थ्रेट। इमिनेंट बिकॉज वो अभी भौंक रहा है, आपने आवाज सुनी है अभी। द थ्रेट इज इमिनेंट, इट इज ओवरहैंगिंग, it is present right now. That is why we use the rubric. We say that I have fear of heights. अगर मैं कभी हाइट पे गया ही नहीं, मैंने कोई ऊंची बिल्डिंग देखी नहीं, तो मुझे फियर कैसे होगा भाई हाइट का? यहाँ मैंने मूवी में कोई देखा होगा, कोई सपने में देखा होगा, तब तो मुझे पता है ना कि हाइट ऐसे होता है, उससे गिर सकते हैं, मुझे डर लगता है ऊंचाई से। कभी ऐसे सुना है आई एम एंशियस अबाउट द हाइट? नहीं। तो फियर और एंजाइटी में सिर्फ ये डिफरेंस है कि एंजाइटी जब भी हम यूज करते हैं तो वो फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में रहकर यूज करते हैं कि कल कैसा पेपर आ जाएगा, कल एग्जामिनर मुझसे क्या पूछ लेगा। अब मान लीजिए ये एंजाइटी आपको हो रही थी, आप एंशियस थे क्लासरूम में एंटर करने से पहले, क्या क्वेश्चन पेपर आएगा, क्या बॉस पूछ लेगा, मीटिंग में क्या बोलूंगा। आप बहुत एंशियस हो। जैसे ही आप मीटिंग रूम में घुसते हो, एग्जामिनेशन हॉल में घुसते हो, इंटरव्यू के रूम में घुसते हो, अब आप देखते हो कि ये तो वही एग्जामिनर है, ये तो वही बॉस है, ये तो वही इंटरव्यूअर है जिससे जिसने आपको धमकी दी थी कि वो आपको जॉब से निकाल देगा, या आपको सेलेक्ट नहीं होने देगा, या आपको फेल कर देगा, या ये तो वही क्वेश्चन है जो मैं पढ़ के नहीं आया एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने के बाद, जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है। उससे पहले तक अगर आप एंशियस थे कि आप भगवान क्या पेपर आ जाएगा, पता नहीं क्या ही होगा, पता नहीं क्या ही होगा, होगा होगा होगा, फ्यूचर के लिए सब। अब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है, आपने क्वेश्चन पढ़ा जो आपने नहीं पढ़ा था, आपके सामने वही बॉस है जिसने आपको धमकी दी थी कि वो आपको जॉब से फायर कर देगा, आपके सामने वही इंटरव्यूअर है जिसके सामने आपका रिकॉर्ड पहले ही खराब है। तब आपकी एंजाइटी जो है वो फियर में कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज नाउ द थ्रेट इज इन योर इन ओवर योर हेड, इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दैट थ्रेट इज रियल, बिकॉज वो बॉस है, वो रियल में प्रेजेंट है आपके सामने। क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा फियर में। अब मैं फेल ना हो जाऊं, ठीक है ना, अब मैं फेल ना हो जाऊं, बॉस मुझे फायर ना कर दे, मुझे डांट ना दे, मेरी जॉब ना चली जाए। सो दिस इज फियर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कलकेरिया चाइल्ड की बात करें, तो कलकेरिया चाइल्ड की बात नहीं करते, हम कलकेरिया की ही अगर बात करें, तो दे आर वेरी एंशियस। वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत एंशियस रहते हैं कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए। बहुत एंशियस रहते हैं अपनी हेल्थ के लिए। तो वी आर वेरी एंजाइटी हेल्थ अबाउट। इस एंजाइटी में फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही कलकेरिया बच्चा है, वो अपना पेपर के लिए जा रहा है, बहुत घबरा रहा है, वो उसका वाइवा है जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो घबरा रहा है, चिंता में है, पता नहीं क्या पूछ लेंगे सर, क्योंकि उसके अंदर पहले कॉन्फिडेंस नहीं है, वो टिमिड है। अब उसको कहीं से जो दो चार बच्चे अंदर वाइवा देने गए थे, उसमें से एक ने बोला कि यार ये तो फलाने कॉलेज से आए हैं एग्जामिनर, ये जो एक्सटर्नल है, ये तो बड़े मुश्किल सवाल पूछते हैं,
अब उसकी जो बेचारे की जो एंजाइटी थी वो थोड़ा फियर में कन्वर्ट होने लग गई है। वो जैसे ही अंदर जाता है, उससे सवाल जवाब होते हैं, वो उसको आते ही नहीं, तो अंदर उसको बोल देते हैं तेरी तो सपली पक्की है इस बार। तो वो एंशियस था एक दिन पहले, रूम में घुसने से पहले एंशियस था वो। अब उसने थ्रेट को फेस कर लिया है, और उसके जो थ्रेट है उसने उसको बोल दिया कि अब तेरी सप्ली लगेगी, अब तेरा कोई नहीं बचा सकता। तो वो डर गया है, और उसके अंदर फियर है मैं फेल ना हो जाऊं, नहीं तो मुझे फेल कर देंगे। अब ये बातें सुन के वो डर जाता है, वो डर जाता है, वो घर जाता है। घर जाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, या वो रात भर सोचते सोचते ये परेशान रहता है, जागता रहता है। अब वो फिर एक एंजाइटी की स्टेट में, फियर के साथ वो अपनी एंजाइटी की स्टेट में आ जाता है। पता नहीं उन्होंने क्या बात करी होगी मेरे बारे में, वो क्या सोचेंगे, और अब मैं फेल हो जाऊंगा क्योंकि उसने ऐसे बोल दिया है। इसी फियर की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, घर आके वो चुपचाप बैठ जाता है। सो वी हैव ए रूब्रिक एलिमेंट आफ्टर फियर एंड फ्राइट। और अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल यहाँ लें कि कैलकेरिया चाइल्ड्स आर सो फियरफुल, उनको फेयर ऑफ एनिमल्स है, एनिमल्स में बहुत तरीके के, बर्ड, इंसेक्ट्स, डॉग्स, ये सब चीजें। और कैलकेरिया का भी एक लीडिंग मेडिसिन है फियर ऑफ रैट्स। तो अगर वो कुछ ऐसा देख ले, अगर ऐसा कुछ वो फियरफुल, कुछ उनके साथ ऐसा कुछ हो जाए जिससे वो डर जाए, तो जैसे ये कार्टून कैरेक्टर ऐसे रात को अपने बिस्तर में जाके बैठ गया है और इधर उधर देख रहा है, और इनको नाइट टेरर्स आते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे हर कॉर्नर से कोई ना कोई उठ के आ रहा है, कोई अभी आ जाएगा, अंधेरा मत करो। सो दिस आर वेरी फियरफुल चाइल्ड, एंड दे आर वेरी, और ये फियरफुल और कैसे है कि अगर चार दोस्त यार दोस्त बैठे हैं और वो ऐसी कुछ कहानियां उन्होंने शुरू कर दी कि जिसमें थोड़ा पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बातें हैं, कलकेरिया चाइल्ड वहां से सबसे पहले उठ के जाना चाहेगा, क्योंकि अगर उसने वो सारी बात सुन ली तो वो रात को सो नहीं पाएगा। उसको लगेगा कि अब भूत आ गया, अब ये आ गया, अब वो आ गया, अब मेरे साथ ही ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे ही वो सारी रात जागेगा, उसकी नींद परेशान, सब हराम हो जाएगी। इवन अगर क्लास में किसी कोई टीचर ने कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा दिया जिसमें बात करी गई कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो ऐसे ऐसे इतने सिपाही ये सब मरे, इतने शहीद हुए, ऐसा जब हुआ तो ऐसा हुआ, कोई कोई बड़े जानवर के बारे में अगर कोई पोयम बता दी, वेल के बारे में ये बता दिया कि इतने साल पहले डायनासोर थे, वो ऐसे रहते थे, कुछ डायनासोर घास खाते थे, कुछ डायनासोर इतने खतरनाक थे कि वो ऐसे किसी को खा जाते थे, ये हो जाता था, तो वो सारी रात घर पे आके यही सोचते रहेंगे डायनासोर्स के बारे में, वो डर जाएंगे इस चीज से भी। कुछ उन्होंने चलते फिरते रास्ते में अगर लड़ाई देख ली, कोई दो बंदे चार बंदे आपस में लड़ रहे हैं, कोई किसी के साथ क्रुएलिटी कोई कर रहा है, किसी ने किसी जानवर को लात मार दी, डंडे से मार दिया, या किसी ने बच्चे को मार दिया, या उसने कोई ऐसी चीज देख ली जो उसके लिए बहुत ज्यादा वो हॉरिफाइंग थी, तो वो सारी रात घर पे आके सोएगा नहीं, बेचैन रहेगा। सो वी हैव ए रूब्रिक, सैड हॉरिबल स्टोरी अफेक्ट्स प्रोफाउंडली। इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कैलकेरियाज, और इसीलिए इतने ज्यादा वो डरपोक होते हैं, इतने ज्यादा वो फियरफुल रहते हैं। लिमिट तो है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक अपीयरेंस से डरते हैं, कहीं भी कुछ प्रेजेंटेशन देना हो तो वो सबसे पीछे रहेगी, कोई अगर किसी को कोई मैसेज देना हो, कन्वे करना हो, तो ग्रुप में सबसे पीछे खड़े रहेंगे, क्लासरूम में सबसे कॉर्नर वाले सीट पे बैठेंगे ताकि कोई पॉइंट आउट ना कर दे सबसे पहले। टीचर आएगा
तो जो बाहर बैठा है उसी से ही तो सवाल जवाब करेगा, मेरे को पकड़ेगा तब ना जब मैं उसकी रीच में आऊंगा। तो वो सबसे अंदर बैठते हैं ताकि वो किसी की नजरों में ना आए, क्योंकि नजरों में आएंगे तो उनको खड़ा किया जाएगा, उनसे सवाल किया जाएगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है इतना, और वो इसी एंग्जाइटी में रहते हैं कल कोई कुछ पूछ ना ले। और उनके मन में सबसे ज्यादा डर ये रहता है कि अगर वो खड़े भी हो गए, जवाब भी दे दिया, तो कई लोग उनका मजाक ना उड़ा दे। तो इसके लिए हमारे पास कैलकेरिया का एक रूब्रिक है, फियर ऑफ बीइंग लाफ एंड मॉक्ड एट। उनको ये बहुत डर रहता है कि लोग मेरा मजाक ना उड़ाए, मेरा उपहास ना करे, मेरे पे हंसे ना, कई लोग मेरे पे हंसेंगे तो नहीं, इसीलिए वो बहुत सारी चीजें नहीं करते। तो कैलकेरिया के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मेरा थॉट इतना स्लो है, मैं थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में रहता हूँ, लोग इस चीज को नोटिस कर लेंगे और फिर वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो हम मटेरिया में ये पढ़ते हैं ना कि कैलकेरिया को ऐसा लगता रहता है कि वो एक कंफ्यूजन की स्टेट में है, और जो बाकी के लोग हैं वो उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, that people will observe his confusion and they laugh at it. So कैलकेरिया के अंदर ये बहुत फियर रहता है, they fear that people will laugh at them। और वो, और यही फियर नहीं, उनको फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ गोस्ट, फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ एनिमल्स, many fears, fear of mice, they have fears in abundance, very most fearful remedy in our materia medica। So we have discussed timid, anxiety, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, आगे क्या होगा। इवन कैलकेरिया कोई बिजनेस शुरू करने से पहले ये ज्यादा सोचता रहेगा कि मैं बिजनेस कैसे शुरू करूंगा, लोगों से बात कैसे करूंगा, इसके लिए मैं ये सब कैसे लाऊंगा, कैसे मैं अकेला ये सब कर पाऊंगा, इसी एंजाइटी में रहता है। यहाँ मेरी हेल्थ को कुछ ना हो जाए, पता नहीं ये खा लूंगा अगर तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। सो दे आर वेरी एंशियस एंड दे आर वेरी, और यही एंजाइटी उनको धीरे 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 उस चीज से इतना डराने लग जाती है कि वो जो थ्रेट है, वो जो थ्रेट है, जो एक उनका अननोन थ्रेट था कि ऐसे कैसे करूंगा वैसे कैसे करूंगा, वो धीरे धीरे एक रियल थ्रेट में शुरू हो जाता है कन्वर्ट। कैसे? अगर जैसे उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो वो थोड़ा थोड़ा उनको टाइम लगता है, स्लो बिजनेस उन्होंने स्टार्ट करा, धीरे धीरे उन्होंने अडेप्ट किया। बस सिचुएशन मान लीजिए थोड़ी ऐसे हो गई कि उसमें थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया, तो कैलकेरिया जो है वो अब इतना ज्यादा प्रेशर वो नहीं डील कर पाता, क्योंकि वो दे आर नॉट वेरी कॉम्पिटिटिव। तो उनके अंदर ये फियर आ जाता है कि कहीं उनका, अब वो एंजाइटी थी सिर्फ एक बिजनेस शुरू करने से पहले कि मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, अभी तक उन्होंने बिजनेस शुरू नहीं किया था। जो थ्रेट था वो एक फ्यूचर के लिए था कि अभी शुरू तो नहीं किया बिजनेस, लेकिन जब वो बिजनेस शुरू कर देते, थोड़ी सी भी सिचुएशन अगर एडवर्स हो जाए, थोड़ी सी भी, तो उनकी वो एंजाइटी अब वो, क्योंकि वो थ्रेट अब रियल हो चुका है, बिजनेस शुरू कर चुका है, पैसा लग चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, दे हैव फियर ऑफ फेलियर, fear of business failure, fear that he will fail in his business, fear कि वो इतना प्रेशर नहीं बियर कर पाएंगे। अब अगर बिजनेस फेल हो गया, क्योंकि अब थ्रेट रियल है, तो उनके अंदर और फियर आने लगता है, मेरा घर कैसे चलेगा, कहीं मैं भूखा तो नहीं मर जाऊंगा। तो कैलकेरिया इस रूब्रिक में भी पढ़ी है, दैट फियर ऑफ स्टारवेशन, मैं भूखा तो नहीं मर जाऊंगा, कैसे हो पाएगा ये, कैसे घर चलेगा, कैसे राशन आएगा। तो एंजाइटी थी शुरू करने से पहले, क्योंकि तब थ्रेट रियल नहीं था, तब सिचुएशन वो, उस समय वो पीछे हट जाते तो उस सिचुएशन में, उस थ्रेट में पड़ते ही नहीं, वो फ्यूचर के लिए सोचे जा रहे हैं। अब थ्रेट बिल्कुल सामने है,
क्योंकि सिचुएशन थोड़ी एडवर्स हुई, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, स्टॉक मार्केट गिर गई, मार्केट में मंदी आ गई, अब वो एंजाइटी फियर में कन्वर्ट हो जाती है। कहीं जॉब करते थे, जब तक कोई बंदा उनके कंपटीशन में आया नहीं था तब तक उनको एंजाइटी रहती थी कि यार और मैं कैसे परफॉर्म अच्छा कर पाऊं, कहीं मेरा जो बॉस है मेरी सैलरी कट ना कर दे, कहीं मेरा बॉस मुझे डांट ना दे, कहीं मेरा बॉस मुझे मेरी कहीं गलती ना निकाल दे। तो अगर कलकेरिया के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता ना, मान लीजिए अगर कलकेरिया ऐसी ऐसी जगह काम करता है जहां पे उसको कोई फोर्स नहीं करता, जहां पे उसके कोई डेडलाइन नहीं देता, जहां पे उसको कोई प्रेशर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, तो बड़ा मस्त काम करता है। हाँ सब ठीक है, फिर उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक रहती है, उसको कोई घबराहट बेचैनी भी नहीं होती, क्योंकि उसको कोई ना किसी को जवाब देना है, ना किसी को कोई प्रोजेक्ट बना के दिखाना है, ना किसी से कंफर्मेशन लेनी है, बस चुपचाप उसको जो जितना काम थोड़ा सा बोला गया है उतना सा करना है, तो बड़ा ठीक रहता है। क्योंकि जैसे ही उसके ऊपर डेडलाइंस आते हैं, जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर आता है, वही वो कोलैप्स हो जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि जब तक उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था उसकी जॉब में, तब तक वो मार्केटिंग भी सही कर रहा था, तब तक वो ऑफिस वर्क भी सही कर रहा था, फील्ड वर्क भी ठीक ठाक कर रहा था, लेकिन उसको एंक्शियस रहता था कि कहीं मेरा बॉस मेरी सैलरी थोड़ी काट ना ले, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसे झिझकता हूँ बोलने में, मैं थोड़ा लेट सबमिट करता हूँ, मेरे को जो टास्क दिया जाता है उसको थोड़ा मैं लेट कंप्लीट कर पाता हूँ, मेरे को जो टारगेट दिया जाता है वो सही से मैं अचीव नहीं कर पाता टाइम से। जैसे उसका कॉम्पिटिटर आ जाता है, अब वो एंजाइटी उसके फियर में कन्वर्ट हो जाती है, फियर ऑफ लूजिंग हिज जॉब, फियर ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी क्यों होगी? क्योंकि जॉब अगर खत्म हो जाएगी तो पैसा कहाँ से आएगा? तो फियर ऑफ पॉवर्टी में भी कैलकेरिया पड़ी हुई है, फियर ऑफ स्टारवेशन में भी है कि गरीबी आ जाएगी तो खाना कैसे आएगा, बिजनेस कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। सो आप देखो कि ये एक एंजाइटी की एक स्टेट थी। एंजाइटी एक ऐसा इमोशन है जो कि एक इनिशियल लेवल का एक इमोशन है, उसके बाद आ जाता है फियर में वो कन्वर्ट हो जाता है, जब थ्रेट जो है वो रियल हो जाता है, इमिनेंट हो जाता है, उसी समय आ जाता है, आपके सामने वो प्रेजेंट होता है। तो कैलकेरिया ये तो है, फियर ऑफ गॉस, फियर फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ घोस्ट, फियर ऑफ एनिमल्स, फियर ऑफ समथिंग बैड विल हैपन, फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून, ये तो है डेफिनेटली। बट फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ स्टारवेशन, इसमें भी है वो। और ऐसे ऐसे सिचुएशन में हमें ऐसे रिएक्शन देखने को मिलते हैं कैलकेरिया से, क्योंकि वो प्रेशर को बियर नहीं कर पाता। लेकिन अगर इस सिचुएशन में भी कैलकेरिया प्रेशर बियर कर ले, तो वो नॉर्मल सिर्फ कैलकेरिया काम नहीं हो सकता, उसके साथ हमेशा एक सिलिकेटा का ट्रेड जरूर जुड़ेगा। तो अगर आपको कैलकेरिया के ट्रेड्स ऐसे पेशेंट में मिले, लेकिन वो प्रेशर में परफॉर्म अच्छा करता हो, और वैसे वो उसके बाकी जो फीचर्स हैं वो कैलकेरिया जैसे लगे, लेकिन प्रेशर में परफॉर्म अच्छा कर रहा है, सो यू कैन थिंक ऑफ कैलकेरिया सिलिकेटा। नाउ कैलकेरियाज आर वेरी सेंसिटिव। आप उन बच्चों को सिर्फ एक सलाह, अगर किसी किसी टीचर ने ये भी बोल दिया बेटा तुम इतना धीरे लिखते हो, बेटा तुम्हारी राइटिंग ऐसी है, बेटा तुम ये कर लो, बेटा तुम ये कलर ये देखो बाहर निकाल रहे हो, तो वो रोना शुरू कर देते। वीपिंग फ्रॉम एडमोनिशन, इसमें बहुत कम मेडिसिन है जिसमें से कैलकेरिया भी एक रूब्रिक है, वीपिंग एडमोनिशन फ्रॉम। सिर्फ अभी एक एडवाइस दिया है, एक जेंटल एडवाइस दिया है, रोना शुरू कर दिया। सो सेंसिटिव, किसी की बात बुरी लग गई, छोटी सी बात बुरी लग जाए, रोना शुरू कर देते। दे आर वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। अगर कोई
कुछ करके ला रहा है, कैलकेरिया कोई है, वो प्रेजेंटेशन दिखा रहा है बॉस को, स्कूल में कॉलेज में कोई टीचर को, अपने मेंटोर को कोई प्रोजेक्ट दिखा रहा है, उसके मन में ये हमेशा रहेगा यार, यार ये मेरे को कोई गलती ना निकाल दे। जहां उनको क्रिटिसाइज किया वहां उनका ट्रबल शुरू, या वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, उनको डांट दो फटकार दो तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, इतने सेंसिटिव होते हैं कैलकेरियंस। कहीं अगर कुछ, जैसे मैंने बताया था, क्रूएलिटी देखा है तो रात रात भर नींद नहीं आएगी। किसी के साथ अगर इनजस्टिस होता देख लें, कोई इवन सीरियल भी देख ले जिसमें एक सास एक बहू के साथ बहुत गलत कर रही है, इसमें एक छोटे बच्चे के साथ बहुत बहुत गलत बर्ताव किया जा रहा है, तो दे आर सो सेंसिटिव, वो रोने लग जाएंगे, वो रात भर यही सोचते रहेंगे कि पता नहीं वो बच्चे के साथ क्या क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा। Such level of sensitiveness if it is found in calcareous। कुछ भी देख लेंगे, अगर कोई वीडियो देख लेंगे कि कोई मछली को ऐसे फिशिंग करके वो उठा रहे हैं, उसके बाद वो ग्रिल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो रहा है, उनके मन में आ जाएगा, वो रोना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब ये ही नहीं है कि वो फॉस्फोरस है, बहुत सिंपैथेटिक फील कर रहे हैं और ये और वो, फॉस्फोरस का एक अलग कंसेप्ट है उस चीज में। बट ये कैलकेरिया आउट ऑफ सेंसिटिविटी करता है कि दे आर वेरी सेंसिटिव टू क्रूएलिटी, सेंसिटिव टू हॉरिफाइंग थिंग्स। इसलिए मैंने वो रूब्रिक उस समय बोला था, सैड एंड हॉरिबल स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली। कुछ ऐसे स्टोरी भी सुन ली जो बड़ी सैड है, उसमें भी वो अपना रोना शुरू कर देंगे, उनका मूड ऑफ हो जाएगा, रात को यही सोचते रहेंगे, नींद नहीं आएगी। और कैलकेरिया की एंजाइटी और उनकी जो सेंसिटिविटीनेस, उनकी जो सेंसिटिविटी होती है, उनकी जो बातें होती है, वो इतना छोटी छोटी बातों पे ड्वेल करते हैं, जिसको केंट ने बोला है कि कैलकेरिया ड्वेल्स ऑन लिटिल थिंग्स। केंट ने एक चीज बोली है अपने लेक्चर में कि कैलकेरिया का कि अगर आपको किसी पेशेंट को सुन के ये लगे कि ये क्या बेफिजूल की चीजों पे सोच रहा है, ये किन चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहा है, इतनी छोटी छोटी चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहा है, इतनी छोटी छोटी चीजों से सोच के परेशान है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि उस पेशेंट को कैलकेरिया कार्पी नहीं। अब कैसे कि कैलकेरिया ड्वेल्स ऑन लिटिल लिटिल थिंग्स, वो चीजें जो अवॉइड की जा सकती है। अब जैसे वो लड़की ही है, वो सीरियल देख के ये सोचती हूँ, सारा दिन ये सोचती रहती है कि अब गोपी बहू ने ऐसा कर दिया तो वैसा, और उसके उसके दोस्त कहेंगे यार तो ये क्या फिजूल की बातों में पड़ी रहती है, कि कल जो मैम ने उसको फलानी को ऐसे बोल दिया था, तो पता नहीं घर जाके उसने कैसा किया होगा और क्या बोला होगा मैम ने उसको, अब वो आगे उससे बात करेगी भी नहीं, उनकी बात बनेगी भी कि नहीं। तो उसको आसपास वाले बोलते हैं तो छोड़ना, वो उनका मैटर है यार, तो क्या वो छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाती है, वो छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहते हैं। सो दे ऑलवेज ड्वेल्स ऑन लिटिल थिंग्स बिकॉज दे आर सो सेंसिटिव। तो इसको मटीरिया मेडिका में एक ऐसी लाइन लिखी हुई है कि वो एक जगह बैठ जाएंगे और स्टिक्स को ब्रेक करते रहेंगे। इसको उन्होंने बोला दे ड्वेल्स ऑन लिटिल थिंग्स, क्योंकि ये ऐसी ऐसी चीज है जिसको कि क्या है ये कुछ बैठ के स्टिक्स तोड़ना, इसको किसी ऑथर ने एक्सप्लेन नहीं किया है या अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में इसको मेंशन नहीं किया, मेरे को नहीं पढ़ने को मिला कि दे सिट इन अ कॉर्नर एंड ब्रेक स्टिक्स, दे ड्वेल ऑन लिटिल थिंग्स, की दैट इस जो सिम्टम है इसका इंटरप्रिटेशन क्या उन्होंने किसी केस में देखा, किसी ऐसे केस में देखा जो मेंटली डिस्टर्ब है, कोई इंसेनिटी के केस में, क्योंकि नॉर्मल केस में तो ऐसे हमें कभी मिलता नहीं कि नॉर्मल कोई बैठा है और वो डंडियां तोड़ रहा है और वो माचिस की तिलियां तोड़ रहा है। तो उन्होंने मटेरिया में ये चीज लिखी है, बट कहीं ये पढ़ने को नहीं मिली, क्लिनिकल एक्सपीरियंस में उनके देखने को नहीं मिली स्टॉलवर्ड्स से, तो उन्होंने कहीं इसको यूटिलाइज भी किया। बट हाउ दे ड्वेल ऑन लिटिल, हाउ दे ड्वेल ऑन लिटिल थिंग्स, जो छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते हैं, जो कि इट इज वेरी अवॉइडेबल। फिजिशियंस हम इनको बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं कि ये चीजें अवॉइड आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, किन चीजों के पीछे आप पड़े रहते हो। इट डजेंट मैटर कि उनके बीच में क्या बात हुई क्या नहीं हुई, आपको इससे क्या मतलब, नहीं नहीं डॉक्टर नहीं, तो दीज लिटिल थिंग्स दे कीप ड्वेलिंग ऑन।
तो यहाँ से ये एक चीज आती है, सिम्टम आता है कैलकेरिया पे कि दे ड्वेल ऑन सो लिटिल थिंग्स, बट दे आर सो सेंसिटिव। चलो ये नहीं हुआ सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक रूब्रिक में भी कैलकेरिया अल्टीमेटली पड़ी हुई है, इस समय उनकी सिंपैथी नहीं है उनके लिए, बट दे आर सो सो सेंसिटिव, उनको छोटी छोटी बातें से भी फर्क पड़ रहा है। ओके, सो दिस इज फियरफुलनेस ऑफ कैलकेरिया। मैं जितना इस चीज को समझ पाया, टिमिडिटी, एंजाइटी, सेंसिटिव, कैलकेरिया की सेंसिटिविटी को, मैंने इसको अपने इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने इसको समझाने की कोशिश करी। सो लेट्स मूव फर्दर।